चलो ठीक है। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से होंगे। माय नेम इज़ गुलरेज अहमद। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लेक्चर को हमारे आखिर तक देखें। लेक्चर को आखिर तक देखने के बाद अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर करें। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के प्रिपरेशन के व्यू से देखा जाए और नीट के कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में से आता है ये चैप्टर। इसके ऊपर पूरा जेनेटिक्स और बायोटेक निर्भर करता है कहीं ना कहीं। इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो हम आज शुरू करेंगे, बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो हम इसमें समझेंगे, सोचेंगे, करेंगे। एक से एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद है। अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखते हैं सीधा कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेंट है। अगर कंटेंट में जाके देखें बायोमोलिक्यूल्स में, उससे पहले एक बात कि नीट के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चंस 3 से 4 होते ही होते हैं। ठीक है, लाजमी सी है, 3 से 4 होते ही होते हैं। कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और हम बात अब ये भी कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट और टॉपिक को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं जैसे जैसे हमें पढ़ना है। 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हिस्सा, जैसे इसको पढ़ना है वैसे वैसे हम अरेंज कर दे रहे हैं। सपोज फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में एसिड सोल्यूबल पूल। आजकल इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता, लेकिन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एसिड सोल्यूबल पूल, जिसको शॉर्ट में हम एएसपी भी लिखेंगे, बोलेंगे बार बार। एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल, एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होने वाला है। इनसोल्यूबल पूल, जिसको हम लोग AIP से भी रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। इसी के साथ जब हम ये बात कर रहे होंगे तो साथ साथ में हमको पॉलीमेरिक सब्सटेंस के बारे में भी पता पड़ेगा। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में के बारे में भी पता पड़ेगा। पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या चीज है एंड नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या चीज है। जो पॉलीमेरिक नहीं है वो क्या चीज है, ये साथ में हम ये भी देख लेंगे। और हम लोग बात करेंगे इसमें जहां जहां टेबल्स आएगा एनसीईआरटी के अंदर, जिस जिस टॉपिक में उस टेबल्स की भी बात करेंगे। टेबल्स 1 2 3 वाला टेबल नहीं, टेबल का मतलब बहुत सारे टेबल दे रखे हैं इस चैप्टर में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी डाटा कर रखेंगे। आपको अलग से किताब ना पढ़ना पड़े, यही हमारा कोशिश है। कुछ और ना करना पड़े, सिर्फ नोट्स ही काफी हो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे 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 हम लोग पढ़ेंगे मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स 2 तरीके का होता है। मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो एनसीईआरटी में टॉपिक है, जिस नाम से उसको लिख दे रहा हूं मैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में जो टॉपिक हमारा और इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी के अंदर हम लोग अमीनो एसिड्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग अमीनो एसिड से बनने वाली चीज क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं। फिर प्रोटीन से बनने वाली चीज क्या है, एंजाइम्स, और हम एंजाइम्स को पढ़ने वाले हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर आ जाओ, तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। ये सेकेंड पार्ट था, इसको मैं सेकेंड पार्ट कह रहा हूं। सेकेंड पार्ट में हमारे कंटेंट का सेकेंड पार्ट था जिसमें ये 3 चीज था। थर्ड पार्ट में जो हमें पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं, इसमें तो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें हमें पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है कहीं ना कहीं। तो हमें पॉलीसेकेराइड है, अब सेकेराइड ही क्यों, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही क्यों, स्टार्च भी है, आपका सेलुलोज भी है, वो सब हमें देखना है। पॉलीसेकेराइड अगर लिख दिया तो आगे
इसमें हमें पढ़ना होगा, लिपिड के बारे में भी पढ़ना होगा, लिपिड जिसको हम फैट भी कहते हैं वो भी पढ़ना है हमें, और न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ना है। तीन बातें यहाँ पे भी है, तीन टॉपिक यहाँ पे भी है। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए आता है, तो न्यूक्लिक एसिड ये अगर पढ़ते हैं बहुत डिटेल में तो आपको जेनेटिक्स में फायदा होगा। इन्हें लिंक विथ जेनेटिक्स, लिंक विथ जेनेटिक्स। अगर ये नहीं पढ़े, जेनेटिक्स में भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक बेसिकली, अगर ये नहीं पढ़े बायोमोलिक्यूल्स तो जेनेटिक्स समझ में नहीं आता। बहुत से लोग जेनेटिक्स को डायरेक्टली रटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हो नहीं पाता, क्योंकि उसे बायोमोलिक्यूल्स का न्यूक्लिक एसिड पढ़ा हुआ नहीं होता। तो न्यूक्लिक एसिड का ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत पॉलीसेकेराइड का ज्ञान होगा, अगर ये वाला पार्ट अगर उसे पता होगा तब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अमीनो एसिड के बारे में भी बहुत बातें होती है जेनेटिक्स में, तो इसका भी पढ़ना जरूरी है। टोटली इसके ऊपर जेनेटिक्स बेस्ट करता है। अगर ये ना पढ़ो तो फिर जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या क्या है जिसपे आपको हमेशा फोकस बनाए रहना है। एक तो ये टेबल, जिससे एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, पिछले कई 4 सालों से लगातार क्वेश्चन उस टेबल से आ रहा है, और नेक्स्ट ईयर 2025 में भी आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। नहीं तो अपना लाइक वापस ले लेना। चलो, एक क्वेश्चन एंजाइम से आएगा ही आएगा, मे भी अमीनो एसिड से आए, मे भी प्रोटीन से आए। हालांकि आजकल इससे प्रोटीन से भी आ जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन पक्का है कि इन तीनों टॉपिक से एक नहीं तो ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम से एक सवाल आएगा, 2 सवाल हो गए, और एक सवाल इधर न्यूक्लिक एसिड से आता ही आता है, तो 3 तो पक्के है। अब प्रोटीन पे दे दे तो 4 हो जाएगा, साथ में कार्बोहाइड्रेट पे दे दे तो 5 भी हो जाएगा। मेटाबोलाइट्स पे भी आजकल सवाल, पिछली साल अभी मेटाबोलाइट्स पे भी लगातार सवाल आ रहा है। एक सवाल आजकल ये भी चल रहा है, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन का बन रहा है ना, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन का बन रहा है, जिसमें से 4 क्वेश्चन मुझे पक्का लग रहा है आज के करंट व्यू से। 2 क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा, ये दोनों लास्ट वाली टॉपिक से आ सकता है, एक क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से, 5 सवाल का मानो इसको, मतलब तकरीबन तुम्हारा 20 नंबर का ये चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। हम लोग टोटली एनसीईआरटी पे चलने वाले हैं, और एनसीईआरटी के हम लाइन बाय लाइन, डीप लाइन से स्टडी करने वाले हैं। और देखते हैं, सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें करते हैं, और उसी बेसिक बात से ही हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। बेसिक बातें, मैं हिंदी में लिख दूं बेसिक बात, तो हिंदी नहीं इंग्लिश होगा, लिखा तो हमने इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन बातें हिंदी कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इसको, या फिर व्हाट्सएप लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें मैं कह रहा हूं बेसिक बात क्या था कि अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट को इंसानों ने स्टडी किया, अर्थ क्रस्ट को लेके थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा सॉइल लेके अर्थ क्रस्ट से, और लिविंग टिश्यू की भी स्टडी की। और क्या लिविंग टिश्यू की भी स्टडी की, लिविंग टिश्यू की भी स्टडी की। तो फिर क्या पाया, लिविंग टिश्यू की भी स्टडी की, तो फिर क्या पाया कि बोथ हैविंग या बोथ कंटेन सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स दोनों में होते हैं, जैसे सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट में भी सिमिलरली है और लिविंग टिश्यू में भी सिमिलरली है, यहां कोई दिक्कत नहीं। इससे हिसाब साबित होता है कि जानदारों का रिश्ता जरूर मिट्टी से, इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है, ये कुछ बातें साबित हो रहा है इससे। खैर, ये तो बात इतनी सच है कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू में कुछ एलिमेंट्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, या फिर ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं सिमिलर ही मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अर्थ क्रस्ट में इन एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड है या उसका अमाउंट है, वो लिविंग टिश्यू में बनने वाले कंपाउंड अलग हो जाएगा।
मतलब मैं ये कहने का मतलब है कि एक लिविंग टिश्यू है, जैसे कि एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर नाइट्रोजन कैसे मौजूद होता तो अमाइनो एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, या नाइट्रोजन कहीं पे न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में हो सकता है, डीएनए में हो सकता है, डीएनए में हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में हो सकता है, अमीनो एसिड नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में हो सकता है, एडेनिन ग्वानिन इस फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल गया। अगर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ करते हैं तो एक सिंगल अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन इस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। अगर तुम वही वही अर्थ क्रस्ट में देखोगे, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हो, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन वहां पे हो सकता है वो Na3- या Na2- के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे अमोनिया के फॉर्म में है कहीं ना कहीं, वहां पे नाइट्रोजन को लेके हम बात कर रहे हैं तो इस फॉर्म में है। दोनों से बनने वाले कंपाउंड अलग अलग है, दोनों में नाइट्रोजन तो है लेकिन दोनों में बनने वाले कंपाउंड अलग अलग है, तो जाहिर है इनका अमाउंट भी अलग होगा, ये अमाउंट अलग होंगे, इसका में कुछ और होगा। हो सकता है कि इसमें एक, अब ये तो एनिमल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थ क्रस्ट का साइज कोई फिक्स थोड़ी ना, तो बहुत बड़ा है तो उसमें तो कहीं पे भी कितना भी हो सकता है, लेकिन एनिमल में जो है था उसकी कंपेयर में तो हमेशा ही कम रहेगा। तो अमाउंट अलग, तो अमाउंट भी, एक तो कंपाउंड अलग है, कंपाउंड अलग है, कंपाउंड डिफरेंट है और अमाउंट डिफरेंट है। दोनों में एलिमेंट तो सेम है, दोनों में एलिमेंट तो सेम है, लेकिन उस एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड अलग है और अमाउंट्स अलग है। यही एनसीईआरटी लिखता है, आराम से आप देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि दोनों में क्या क्या मसला है। और उन चीजों को जैसे हम अब लेट्स डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो होम पे जाते हैं, देखो आ जाए थे, चलिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज ले लेते पहले, सॉरी। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं, दिख रहा बट नहीं दिख रहा, तो अब दिखेगा, ठीक है। इंपोर्ट दिख रहा आप यहाँ पे, ठीक है। कोई कॉपी पे नहीं, तो यहाँ पे मैंने कल रेड करके बताया भी था, बता रहे यहाँ ये सब तो ऐसी फालतू डीलिंग है, ये फालतू है बिल्कुल, कि देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर। कौन नहीं जानता हमारे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर समझते हो, बायोस्फीयर समझते हो, बायोस्फीयर उस कायनात के अंदर जितने स्फीयर है ना सबको मिला के, ऐसा स्फीयर जहां से जीवन, ऐसा स्फीयर, ये अर्थ ही एक स्फीयर है, दुनिया ही एक स्फीयर मानते हैं, ऐसा स्फीयर जहां पे जीवन जो होता है ना है, तो सब बायोस्फीयर में आएंगे। जैसे कि इसके अंदर नाम पढ़ा होगा तुमने, एटमॉस्फेयर इसी के अंदर आता है, हाइड्रोस्फीयर इसी के अंदर आता है, ये बचपन में पढ़े होंगे। एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। अब देखो ये नीट में नहीं पूछेगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बायोस्फीयर एक पूरी दुनिया के हर वो चीज जहां पे लाइफ है वो सबको मिला के हम बायोस्फीयर बोलते हैं। उसमें एक एटमॉस्फेयर आ गया, उसमें हाइड्रोस्फीयर आ गया पानी वाली,
उसमें लिथोस्फीयर आ जाता है जहां पे हम सॉइल की बात करते हैं। ये सारी चीजें, सॉइल में भी बहुत सारे लिविंग बीइंग्स है, सॉइल में भी बहुत सारी जान है, एटमॉस्फेयर में भी है, हाइड्रोस्फीयर में भी है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एयर, एरियल जितने भी है सारे लाइफ को मिला के हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। हम लिखा नहीं कि वाइड डाइवर्सिटी, बहुत सारे जानदार हैं हमारे बायोस्फीयर में। ये तो कर पूछेगा ही नीट में, नहीं पूछेगा क्या पता, नीट का कुछ लेवल का कुछ पता ही नहीं है, पूछ दे के बायोस्फीयर में कौन कौन आता है, उसको कुछ पता है? किसी दिन ए बी सी डी के बाद क्या आता है वो भी ना पूछ ले, डर लगता है इससे, कैसा क्वेश्चन ना दे दे। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड, are all living organisms are made up of the some chemical elements and compounds। ठीक है, यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट बात कहां पे है जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। we analysis on plant tissue, animal tissue, microbial paste and obtain like elements carbon, hydrogen, oxygen, several। माइक्रोबियल पेस्ट लिया हमने, एनिमल का टिश्यू लिया, प्लांट टिश्यू लिया, उन सब के अंदर हमने क्या पाया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर। हम नाइट्रोजन भी बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा है सेवरल अदर, तो और भी कुछ होते हैं इसके हिसाब से। द रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू में जो भी है, यहाँ पे सब लिविंग टिश्यू था ना, तो रेस्पेक्टिव कंटेंट जो भी है, इफ द सेम एनालिसिस परफॉर्म अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, थोड़ा सा लिया अर्थ क्रस्ट जो कि नॉन लिविंग मैटर है, ठीक है, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट, वही लिस्ट जो उसमें पाया था वही लिस्ट इसमें पाया। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या था? अरे दोनों लिस्ट में तो सिमिलर चीजें तो है, लेकिन डिफरेंस क्या था? एब्सोल्यूट टर्म्स, मासेस की बात कर रहा ना, नो सच डिफरेंस एज कुड बी मेड आउट, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है एब्सोल्युटली। all the element present in sample of earth crust are also be present in sample of living tissue। भाई ये कह रहा है बस वही जो मैंने बोला है, थोड़ा ध्यान से। एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफरेंस मिल सकते हैं, इन एब्सोल्यूट टर्म, अच्छा एब्सोल्युटली मतलब कह रहा एब्सोल्यूट टर्म में हमें क्या है कि नो सच डिफरेंस, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, आउट मेड आउट, डिफरेंस बन के आया नहीं बाहर। ऑल द एलिमेंट जो टिश्यू है, ऑल द एलिमेंट टिश्यू, however a closer examination revealed, बहुत क्लोज एग्जामिनेशन किए तो that the relative abundance carbon and hydrogen with respect to other element is being higher in living organisms than earth crust। अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में कार्बन और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा मिले, लेकिन अमाउंट डिफर कर गए, और फिर बाद में पढ़ोगे कंपाउंड डिफर कर गए। इतनी बातें हम कर लिए तो हम चलते हैं और आगे हम बात पहले कर लेते हैं सिर्फ अमाउंट नंबर। तो हमने ये सारी चीजें पता कैसे लगाया, कि हमें पता कैसे लगाया कि अर्थ क्रस्ट में और लिविंग टिश्यू में एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन अमाउंट डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ एनालिसिस करे थे, बाय एनालिसिस, ये एनालिसिस किए थे, और हमारे पास दो प्रकार का एनालिसिस है। एक एनालिसिस को हम क्या कह रहे हैं? केमिकल एनालिसिस। दो तरह के एनालिसिस है, केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस है, और दूसरा एनालिसिस है आपका जो है इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। दो तरह के एनालाइज किया हमने, लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं इसको पता लगाने के लिए दो तरह के एनालिसिस किए थे। ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है, टू फाइंड टू एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालाइज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगाता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है लिविंग टिश्यू के एनालाइज करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये है इनऑर्गेनिक एनालिसिस नाम है तो किस लिए होगा? एनालिसिस फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक के लिए एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस, तो नेक्स्ट स्लाइड से लेते हैं और उसी केमिकल एनालिसिस को करते हैं। केमिकल एनालिसिस और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है, ये बात तुमको मालूम चल गया है। केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए किया जाता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करना हो, पता लगाना हो, फाइंड करना हो, तो उसके लिए करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई ऑर्गेनिक टिश्यू लेना होगा। चलो ये ले लिया हमने लीफ, ये मेरे पास लीफ है, ये तो प्लांट से लिया। अगर एनिमल की बात करते तो यहाँ पे हम लोग ले सकते थे लिवर सेल ले सकते थे। अगर एनिमल की बात करते तो यहाँ पे हम लोग लिवर सेल ले सकते थे। ये हम मान लेते हैं कुछ लिवर सेल्स है। अब दोनों में से जो मर्जी वो ले लिया करो, लैब के अंदर जाना तब ले लेना, उसके लिए पहले इसको तो पास करो, नेट तो निकालो। तो फिर उसके बाद चलो हम लीफ को ले लेते हैं। लीफ को लेने के बाद हम क्या करते हैं कि लीफ को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दिस इज द पीसेज ऑफ लीफ। तो लीफ पीसेज है, ये लीफ पीसेज है, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के लिए हमारे पास एक इस तरीके का औजार है, उसका नाम क्या है, तो मोटर पेस्टल उसका औजार है का नाम, इस तरीके का है। इसका नाम होता है मोटर पेस्टल, इसका नाम होता है मोटर एंड पेस्टल। नीचे वाला चीज पेस्टल, ऊपर मोटर, मोटर एंड पेस्टल ये बोलते हैं। इसके अंदर पत्ती को डालो, इस पत्ती को डालो, इस पत्ती को डालो, और साथ में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो इसमें, तब जाके ये एक पेस्ट बनेगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना, इसका होता है Cl3COOH, एसिटिक एसिड और 3 क्लोरीन, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसको डाल के जब फिर इसको तुम बनाओगे तो क्या बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से पेस्ट बन गया, यहां बन गया पेस्ट। अब इस पेस्ट को क्या करना है तुम्हें, फिल्टर करना है, नहीं इसका फिल्ट्रेशन करोगे। और फिल्ट्रेशन करने के लिए ऐसा कुछ ले लो, पहले इस तरीके से इंतजाम करो। ये मेरे पास एक बीकर हो जाएगा, जिससे पेस्ट को छान के कुछ निकालेंगे उसमें से अंदर से। और यहां पे एक कॉनिकल फ्लास्क शेप ऐसे आता है, जैसे तुमने देखा होगा तेल वोल निकालते हैं दुकानदार, तो इस सीसी में तेल लेने जाते हो या बोतल में, तो इस तरह का सामान रखते हैं, एक फ्लास्क कॉनिकल शेप का, ऊपर से तेल डालते हैं। वो डायरेक्ट भी डाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट गिरने की खतरा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एकदम एक बूंद भी इधर उधर नहीं जाएगा, इसमें डालते जाएंगे नीचे चला जाएगा शेप में, क्योंकि तेल बहुत महंगा है। इसमें डाल दिया उसने पेस्ट, पेस्ट को यहाँ पे डाला तुमने, पेस्ट को डाल दिया यहाँ पे, पेस्ट को डाला। पेस्ट को डालने के बाद यहाँ पे तुम्हें मिलेगा फिल्टर पेपर, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें फिल्टर पेपर। ये तुम्हारा है फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर जो भी है वहां से पेस्ट छन के निकलेगा। तो कुछ रिटेंटेट यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिटेंटेट, इसको हम बोलेंगे रिटेंटेट, रिटेंटेट। और कुछ छन छन की चीजें यहाँ पे आएगी ऐसे, जो छन के आएगी उससे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। वहां रिटेन हो गया उसके लिए रिटेंटेट, और जो फिल्टर होके आ गया उससे हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं। ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट है। फिल्टर होने के बाद जो चीजें जाती है, जो फिल्टर हुई चीजें, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। जो फिल्टर नहीं हो पाती उसको हम रिटेंटेट कहते हैं। जब हमने फिल्ट्रेट और रिटेंटेट को देखा तो हमको पता चला कि जो रिटेंटेट में है ना लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, इसीलिए जा नहीं पाता, और जो फिल्ट्रेट है ना उसमें स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज कंपाउंड जो है इसके अंदर आए हुए हैं, आयंस वगैरह आए हुए हैं, इसीलिए। तो अब हमें ये फिल्ट्रेट और रिटेंटेट से पता चलेगा। तो फिल्ट्रेट जो है, ये फिल्ट्रेट जो है, ये है, ये जो छन के आ गया है, छन के आ गया, इसीलिए हम अब चूंकि सोलबलाइज है ना, पानी के साथ आ गया है, पेस्ट के साथ आ गया है, लिक्विड के साथ आ गया है, यानी कि सोलबलाइज है, तो हम इसको बोल रहे हैं एसिड सोलेबल पूल, एसिड सोलेबल पूल बोल देते हैं हम लोग इसको, यानी शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं, ASP। और रिटेंटेट है, वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाया है, तो इसको हम बोल देते हैं एसिड इनसोलेबल पूल, इनसोलेबल पूल, इनसोलेबल पूल, इनसोलेबल पूल, इनसोलेबल पूल।
AIP, 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 acid insoluble pool, soluble pool and insoluble pool, या रिटेंटेट और फिल्ट्रेट से निकला है। अब तुम्हें इसके बारे में बात पता करनी है, तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग थोड़ी सी एनसीईआरटी और पढ़ना है, और पढ़ना है। ये एनालाइज कैसे किए, ये वाली बात, ये वाली बात एनालाइज कैसे किए, ये वाली बात। गड़बड़ कर दिए हम लोग ने, अब लेना था। ये सीखना तो जरूरी है। थोड़ा सा इसको हम लार्ज कर देते हैं, इसको साइड में ले जाने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, दिख रहा, इसको देखने के बाद है। तो इसी में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे दैट टाइप ऑर्गेनिज्म फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इधर अपना, हाँ, इस तरह वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, चाहे वो वेजिटेबल्स लो, यानी कि लीफ की बात कर लो। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ से हम लोगों ने लीफ के बदले हमने लिया, सॉरी वेजिटेबल्स मतलब क्या लिया, लीफ लिया था, या फिर वही पीस ऑफ लिवर, लिवर सेल ऐसे जो लिया था, लिवर सेल, एंड ग्राइंड इट, उसको ग्राइंड करना है इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड्स। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हम लोगों ग्राइंड किए थे, पीछे किए थे ऐसे ना, इस तरीके से। मोटर पेस्टल हम जिसको कह रहे थे कि मोटर पेस्टल में डाल के, इस तरीके से था, मोटर पेस्टल में डाल के मोटार लिखा हुआ, सही, मोटर नहीं करना, मोटार करना उसको, ये मोटार, 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 मोटार एंड पेस्टल, पेस्टल में डाल के करना है। वी ऑब्टेन थिक सलरी, एक मोटा सा पूरा का पूरा पेस्ट बना देते हैं। सलरी, सलरी इसलिए कहेंगे जैसे कि क्या कहते हैं उसको, वो जो आते चीनी को हम पिघला के पाक जैसे बनाते हैं ना, उसको हम सलरी नाम देते, सलरी ऑफ शुगर नाम देते हैं। उस तरीके का फॉर्म अगर आ जाएगा ना तो उसको सलरी बोलते हैं। तो उसी तरीके का पेस्ट बनाना है हमें, सलरी। इफ वी आर स्ट्रेन दिस थ्रू द, इस यहाँ पे थ्रू द चीज क्लॉथ या कॉटन, कोई मैंने फिल्टर किया, चाहे वो चीज क्लॉथ लिया फिल्टर करने के लिए या कॉटन लिया फिल्टर करने के लिए, वो सब लिया। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, एक को तो हम फिल्ट्रेट कह देते हैं, एक को फिल्ट्रेट में कह देते थे, और दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं टेक्निकली, दूसरे को लिखा नहीं क्या, रिटेंटेट, रिटेंटेट। अब उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो फिल्ट्रेट है वो टेक्निकली, मोर टेक्निकली एसिड सोल्यूबल पूल है, यानी कि एएसपी है, और जो रिटेंटेट है उसको एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन या पूल एआईपी है, ये भी बोल दिया सीधा सीधा। नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल, और साइंटिस्टों ने जब रिसर्च किया तो एएसपी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल मिले यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चल के हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एसिड सोल्यूबल पूल में कौन कौन सा एग्जांपल आता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल में कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि साथ में हमें पॉलीमेरिक सब्सटेंस पढ़ना होगा। तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस और नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस और नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस।
नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस एंड नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस। पॉलीमेरिक सब्सटेंस हर वो सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टॉन से ज्यादा होगा, 800 डेल्टॉन से ज्यादा होगा, 800 डेल्टॉन से ज्यादा होगा, तो हम उसको उस पॉलीमेरिक सब्सटेंस बोलेंगे उसको। ठीक है, नॉन पॉलीमेरिक किसको बोल रहे हैं? पॉलीमर नहीं है, पॉलीमेरिक मतलब लार्ज साइज, लार्ज लंबे पॉलीमर वाले। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा, और जो बड़ा है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो भाई 800 से बस कंपेयर करना है तुमको, ज्यादा वाला पॉलीमेरिक, कम वाला नॉन पॉलीमेरिक। ठीक है, जिसमें पॉलीमर है, नॉन पॉलीमेरिक है तो छोटा ही साइज होगा। ठीक है, अब देखो पॉलीमेरिक सब्सटेंस में जब जाते हो ना, तो तुम्हें दो ही, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में जब जाते हो तो तुम्हें मिलेगा कौन? प्रोटीन मिल सकता है। यहां पे एग्जांपल में प्रोटीन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? पॉलीसेकेराइड मिल सकता है। पॉली मतलब कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज वगैरह सब की, वो भी पॉलीमर है ना। पॉलीसेकेराइड मिल सकता है, प्रोटीन भी बहुत बड़ा चैन होता है अमीनो एसिड्स का, और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड भी का, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का चैन होता है बहुत बड़ा। इन सब का मॉलिक्यूलर वेट, मेन बात है कि सिर्फ पॉलीमर होना काफी नहीं है, सिर्फ पॉलीमर होना काफी नहीं, मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टॉन से अगर ज्यादा होगा तो ही पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम हो या नॉन पॉलिक, चाहे कितना भी बड़ा साइज का क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साइज का क्यों ना हो, तो इधर आओ, कुछ भी हो, इधर आओ, इसमें एग्जांपल, इसमें एग्जांपल, इसमें एग्जांपल, इसमें जब आए ना नॉन पॉलीमेरिक में, तो थाउजेंड्स ऑफ मिले, बहुत मिले। हम यहाँ पे क्या देते हैं? थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल मिल जाएंगे हमें, अनलिमिटेड मिल जाते हैं, जो छोटे साइज के सब इसी में आएंगे, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स। उसमें हम नाम लेते हैं, जैसे कि एक होता है फैट, फैट को हम और क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं, इसी में आएगा नॉन पॉलीमेरिक में। प्लस है शुगर आएगा, आयंस आएगा, ठीक है, ये सब चीज आएंगे, आयंस आएंगे, शुगर आएंगे, ठीक है, और बहुत सारे शुगर जो है, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, अमीनो एसिड्स, डीएनए को जब तोड़ते हो तो न्यूक्लियोटाइड निकलता है वहां से, वो भी इसी में आ जाएगा, टूटने के बाद न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा, वो भी इसी में आएगा। कहीं पे नाइट्रोजनस बेस है तो भी इसी, एनबी नाइट्रोजनस बेस है, वो सब इसी में आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आराम से एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा। फैट देखो पॉलीमर तो होता है, लेकिन फैट को हम लोग उधर नहीं रखते, उधर ही रखते क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टॉन से कम होता है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनली सा लगता है, ये थोड़ा यूनिक सा लगता है, इसको हाईलाइट कर लो कि फैट है एक पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है, कोई शक नहीं है, एक पॉलीमर है फैट, पर इतना बड़ा नहीं कि मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टॉन से पार कर जाए, इसीलिए उसको हम नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस में ही रख रहे हैं। ठीक है, रख लिए, रख लिए तुम तो रख लो, नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस रख रहे हैं। तो जितनी बार पढ़ोगे नया नया चीज तो मिलेगा ही। एनसीईआरटी को आज और हम ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि फायदा सिर्फ मेरा ही हो। तुम लोग का टारगेट क्या? बीएससी, तो बहुत सफिशिएंट है, इंटर्नशिप है, प्लस बायो को तगड़ा रखो, हर चीज याद रखो, रिवीजन बार बार करो, सुनते रहा करो। मतलब अब तो तुम्हारे पास लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो खाली टाइम में जब भी बैठे सुन लिया करे। दोस्ती में थोड़ा कम टाइम दिया, अच्छा आप दोस्ती वोस्ती अभी फिलहाल नहीं करो, नहीं तो बहुत से लोग बीएससी से भी बाहर है। याद रखना कि वो +2 की तरह नहीं है कि इंटरनल है तो ले ही लेगा, सेल्फ फाइनेंस वगैरह में बाहर कर देगा। और जिनमें मिल जाता है ना किसी भी बच्चे का, उनका कैरियर कुछ नहीं होता। अब वो अलग की बात होता है, कुछ लोगों का पापा का जुगाड़ होता है, ठीक है, कुछ लोग इसलिए पढ़ा है कुछ भी कर लें और पापा तो लगवा ही देंगे,
तो वो अलग एक वो सेकेंडरी चीज है। मतलब एक होता है खुद से जॉब पाने के लिए इस लाइन में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल है, लंबा जाना पड़ता है। कुछ कोर्सेज है जिसमें मिलता है तो थोड़ा सा सियोरिटी रहती है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें नहीं होती है। जैसे मेरा एक दोस्त है बायोकेमिस्ट्री, एक्चुअली में थोड़ा सीनियर था, तो होता है ना कि दोस्ती हो जाती है लुकअप की वजह से या जैसे भी हो जाती है, हाल पाल मतलब एक जान पहचान भी दोस्ती ही कहलाएगी ना। तो उसको जो है ना उसने बायोकेमिस्ट्री से एमएससी बीएससी और पीएचडी भी कर लिया, मतलब लाइफ साइंस है। बट पीएचडी करने के मतलब 5 साल हो गए, लेकिन वही बार बार वही मैसेज करता रहता है, जॉब ही नहीं मिल रहा यार, काम मतलब जॉब मिलना चाहिए ना। कभी इधर लगवा दिया थोड़ा सा पढ़ाने का, कभी उधर लगवा दिया थोड़ा सा पढ़ाने का, एक महीना वहाँ पे कुछ मिल गया 30,000 40,000, एक वहाँ पे मिल गया 30,000, ऐसे वाला भी लाइफ चल रहा है इसमें। तो इसलिए थोड़ा सीरियसली पढ़ना और अच्छे ब्रांच लेके आना। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का थोड़ा सा जॉब ज़्यादा अच्छा है, परमानेंट जॉब मिल सकता है। हमारा अगर प्रोफेसर वगैरह बन जाते हैं तो परमानेंट मिल जाते हैं, या पापा का जुगाड़ है तो बात अलग है। चलो पापा का जुगाड़ का मान के रखते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। हम लोग देखो पॉलीमेरिक सब्सटेंस को तो डिस्कस कर लिए हैं, नॉन पॉलीमेरिक को तो कर लिए, साथ में हम लोग एसिड सोलेबल और इनसोलेबल का एग्जांपल की बात हम आराम से कर सकते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, हमें करने को क्या है, एग्जाम्पल 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 ऑफ ASP एंड AIP, AIP और ASP। अब देखो AIP और ASP, AIP में कौन कौन हो सकता है और ASP में कौन कौन हो सकता है, ये एग्जाम्पल की तरह बात करना है ना हमको शॉर्ट में। ASP तो AIP तो तुम जानते हो, इसके अंदर सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस आएंगे। क्या आएंगे, सारे पॉलीमेरिक, ऑल थ्री पॉलीमेरिक, तीन पॉलीमेरिक था ना, ऑल पॉलीमेरिक। तो तुम्हें मालूम है कौन कौन सा पॉलीमेरिक सब्सटेंस था, प्रोटीन था, पॉलीसेकेराइड था। पॉलीसेकेराइड अगर लिख दिया तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, ये सब पॉलीसेकेराइड में आते हैं। काइटिन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, वो सब आ गए एआईपी में। सारे के सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, मतलब कौन कौन से, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड, ये आ गया। साथ में एक नॉन पॉलीमेरिक भी आ जाता है इसमें, क्योंकि ये भी क्षमता नहीं है, फिल्ट्रेट नहीं हो पाता इसलिए आ जाता। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन है तो पॉलीमर ही ना, तो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाता, रिटेंटेड में रह जाता है, नाम है उसका लिपिड। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो आएंगे ना इस तरह की चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं उसको हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वही ज्यादा यहां से वही क्वेश्चन चुना जाएगा। और यहाँ पे तो भाई थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल ही मौजूद है। यहाँ पे शुगर भी आ जाएगा, जितने भी नॉन पॉलीमेरिक है सब आ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ नॉन पॉलीमेरिक, ऑल नॉन पॉलीमेरिक, ऑन नॉन पॉलीमेरिक जो होंगे, सारे के सारे जो नॉन पॉलीमेरिक होता है वो सारे के सारे नॉन पॉलीमेरिक, और कौन नहीं, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट 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 नॉन पॉलीमेरिक, एक्सेप्ट लिपिड। अब क्या ही सोच रहे थे, हम समझ में नहीं आ रहा, हम दूसरी जगह दिमाग चला गया था। चाय पी लेते हैं इसलिए दिमाग इधर उधर ना जाए। अब ना यहीं पे हम लोगों ने एक सेल को तोड़ देते हैं, पॉलीमेरिक, नॉन पॉलीमेरिक, EIP, ASP हमने सब देख लिया है। तो अब यहीं पे हम क्या करते हैं, एक चीज, एक टॉपिक समझते हैं कि हम क्या करते हैं, इफ सेल डैमेज, अगर हमने सेल को क्या किया, डैमेज किया, तो हमें वहां से कौन कौन सी चीजें मिलेगी। एक सेल है, अगर ये एक सेल है, और सेल भी हम यूकारियोटिक ले रहे हैं, सेल भी हम कैसे ले रहे हैं, यूकारियोटिक ले रहे हैं, और साथ में सेल वाल वाले सेल ले रहे हैं।
यूकैरियोटिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल है और यूकैरियोटिक है, तो फिर यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये क्या है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, ये सारी चीज है। इसके अंदर मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा, मान क्या लेते हैं, वो तो होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्टली बना दो ऐसे फॉर्मेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एमटी मैं कह ले रहा हूं इसको। और भी दूसरे ऑर्गेनेली है, ऐसे ऐसे कुछ कर देते हैं और कह देते हैं कि और भी दूसरे ऑर्गेनेली, जिसमें गोल्गी बॉडी भी आ सकता है, लाइसोसोम्स भी आ जाता है, हो गया। ये सारी चीजें मौजूद है एक सेल में। जब तुम सेल को तोड़ोगे तो सबसे पहले मान लो सेल वॉल को तुमने तोड़ा, सबसे पहले तुमने सेल वॉल को तोड़ा, तो सेल वॉल किस चीज से बना हुआ, मैं सेल वॉल के ऊपर बात करने वाला हूँ। सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है और सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, इसका मतलब कि तुमको एआईपी मिल गया यहां से। फिर तुमने क्या किया कि चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको जब तोड़ोगे तो यहां से तो प्रोटीन निकलेगा और यहां से तो लिपिड निकलेगा, और प्रोटीन और लिपिड दोनों क्या आता है, दोनों ही दोनों अभी फिर से क्या आ गया, एआईपी ही तो आता है, क्योंकि एआईपी में तो है लिपिड भी है और ये प्रोटीन भी है, तो एआईपी में तो आएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जब तोड़ोगे तो उसमें भी मैक्सिमली तो लिपिड ही मिलता है और थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है, तो फिर बहुत थोड़ा लेकिन प्रोटीन तो मिलता है, लगभग ट्यूबुलिन प्रोटीन का हिस्सा इसमें होता है, तो इससे ही क्या मिलता, हमको एआईपी ही मिला। अब तक तो हमें खाली एआईपी मिला है, चाहे सेल वॉल को तोड़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ा, चलो माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वही बात है, किस चीज से बना है, तो लिपिड लेयर है, जनरली लिपिड लेयर है, या प्रोटीन भी होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एआईपी ही आएगा। यहां से भी हम एआईपी में ऑर्गेनेली तोड़ेंगे, वो भी लिपिड लेयर है, ऑर्गेनेली के लेयर भी कैसा है, तो लिपिड लेयर है। और लिपिड लेयर जहां जहां भाई लिपिड आया, लिपिड किस में आता है, तो एआईपी में आता है। पॉलीमेरिक नॉन पॉलीमेरिक समझते तो बात अलग थी, जहां जहां लिपिड आता वहां पे भाई नॉन पॉलीमेरिक हो जाता। हाँ, बट अगर तुमने साइटोप्लाज्म को तोड़ा तो साइटोप्लाज्म में तुम्हें प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है, लिपिड भी मिल सकता है और आयंस भी मिल सकता है, वाटर भी मिल सकता है, तो यानी एआईपी भी मिल सकता है साइटोप्लाज्म में और एएसपी मिल जाए। सिर्फ एक ही जगह सेल में हमको एएसपी मिला, कहने का मतलब यह है कि पूरे सेल को तोड़ने के बाद मुझे एएसपी कहां मिलेगा, सोलेबल पूल कहां मिलेगा। चलो चलो कोई बात, सब तो लिखो, आगे बढ़ते हैं आगे। तब क्वेश्चन यही से हम स्टार्ट किए थे, जब करेंगे ऐसी, मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल है, नाम है ग्लाइसिन, तुमको क्या बताना है कि कौन है इसमें जो एसिड सोलेबल पूल है, कौन है, मैंने क्लासिफाई करना है एसिड सोलेबल, एएसपी कौन है और एआईपी कौन है, बस वही उसके सामने लिखते चले जाना है। ग्लाइसिन ले लेता हूं, चलो इस बार ट्रिप्टोफान ले लेता हूं, चलो ट्रिप्टोफान ले लेता हूं, चलो ठीक है। और क्या ले लेता हूं मैं, यहाँ पे कोलेजन ले लेता हूं मैं, कोलेजन ले लेता हूं मैं, आरआरएनए ले रहा हूं मैं, एमआरएनए ले रहा हूं मैं, राइबोज ले लेता हूं मैं, माल्टोज ले लेता हूं मैं, कैल्शियम ले लिया मैंने, ऐसे ऐसे लिखता हूं मैं, चलो कैल्शियम, फॉस्फेट ये लिया, इधर ले लो, कोलेराइड, थोड़ा साफ साफ लिख लो एक मिनट, शायद तुम पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ पा रहे हो इसको। फॉस्फेट, वैसे ये फॉस्फेट है,
और नीट के बच्चे को इतना पता होना चाहिए जो नीट प्रिपेयर कर रहा है कि फॉस्फेट लिखा कैसे जाता है, स्पेलिंग देखने की जरूरत नहीं, मैं बोल दिया था माल्टोज कैल्शियम फॉस्फेट, स्पेलिंग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर उससे तैयारी ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना भी आसान होता तो चूहा बिल्ली भी डॉक्टर बन के बैठा रहता, फिर तो हर मरीज ही डॉक्टर होता, अपना इलाज खुद ही करता। क्लोराइड, क्लोराइड 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 क्लोराइड, पोटेशियम, और 12वां में प्लाज्मिड ले लेता हूं। तो कोई चूहा बिल्ली भी इस सवाल का जवाब बता नहीं सकता क्या? बता सकता है। मान लीजिए चूहे ने पढ़ा होगा कि ये क्या है, अमीनो एसिड, ये क्या है अमीनो एसिड, ए कर देता हूं। ट्रिप्टोफान भी क्या है, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, बटा अमीनो एसिड है। ये क्या है, प्रोटीन है, ये पता होना चाहिए। आरएनए कहीं ना कहीं एक न्यूक्लिक एसिड तो है, आरएनए है, आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। एमआरएनए, चाहे एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, एसएनआरएनए हो, एससीआरएनए, कोई भी आरएनए हो, आरएनए है न्यूक्लिक एसिड है बस, डीएनए है न्यूक्लिक एसिड है बस, इतना काफी है न्यूक्लिक एसिड। राइबोज एक शुगर है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, एक ये भी शुगर है लेकिन इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या है, आयंस है, ये भी क्या है, आयंस, आयंस में कैटायंस, ये क्या है, आयंस। क्लोराइड Cl माइनस, मतलब ये भी क्या है, आयंस। पोटेशियम के प्लस, ये भी क्या है, आयंस। प्लाज्मिड इज अ डीएनए, डीएनए है तो न्यूक्लिक एसिड है। अब नाम आराम से लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड किस में आता है, एएसपी में आता है, एएसपी में आता है। अमीनो एसिड जहां लिखा होगा एएसपी, प्रोटीन हमेशा एआईपी में आएगा। न्यूक्लिक एसिड सब क्या होगा, एआईपी, एआईपी शुगर, एएसपी, ठीक है। अभी पॉलीसेकेराइड तो नहीं है ना भाई, पॉलीमर तो नहीं है, डाइमर है, डाइमर है तो क्या लिखेंगे, एएसपी ही लिखेंगे, ठीक है। आयंस एएसपी ही लिखेंगे, आयंस को भी, इस जितने भी आयंस है आयंस की जगह पे तो हम एएसपी ही लिखेंगे, एएसपी ही लिखेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल ही लिखेंगे, एएसपी लिखेंगे, एएसपी लिखेंगे। बात तो हुई क्लियर, बात हुई क्लियर। ये कुछ प्रैक्टिस करा दिया पहचानने का। ऐसे कोई भी चीज आपको दे रखा होगा, कहेगा कि एसपी, ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एएसपी, और इसमें से फिर ऑप्शंस बने होंगे, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई पार्ट छूटेगा नहीं, एकदम 100% हर लाइन कवर होगा। नीट में कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। बायोमोलिक्यूल्स से नहीं छूटेगा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन इससे पहले पढ़ाए, नहीं छूटेगा। जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इस बात की गारंटी है कि उससे आने वाला सवाल, चाहे वो बीएससी होगा, चाहे वो नीट होगा, या कोई दूसरे भी एग्जाम जो इस लेवल का है, वहां छूटेगा नहीं। हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और एनसीईआरटी में हम साथ में साथ चलेंगे। जो सिलेबस दे रखा हो, अब अंतर्यामी की तरह कुछ भी उठाकर पूछ दे, मेडिकल फिजियोलॉजी से पूछ दे, एनाटॉमी से पूछ दे, तो उसमें तुम्हारी क्या दोस्तों, सब सही खराब जाएगा, सब कहीं जाएगा खराब, उसमें तो थोड़ी ना हो। लेकिन जो सिलेबस दे रखा उसके हिसाब से। वैसे एनटीए करता नहीं है काम, एनटीए बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। हमने यहां तक कर लिया, यहां तक करने के बाद अब चलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक एनालिसिस की तरफ। हमारे पास है इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। अब हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे, और ये इनऑर्गेनिक एनालिसिस किस लिए करेंगे, क्या क्या हमको चाहिए, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, ये हमें मालूम है कि इनऑर्गेनिक चाहिए था। इनऑर्गेनिक एनालिसिस किस लिए करते हैं, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
चलो इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे हम लोग भी, क्या करते हैं, एक फिर से एक लीफ लेते हैं ऐसा, ठीक है, लीफ है, लेकिन ये लीफ में, मैं लीफ में कह रहा हूं फ्रेश वेट मैंने लिया, एकदम फ्रेश वेट लिया है, अभी अभी तोड़ के लाया। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी इस लीफ में? ऑर्गेनिक चीजें होंगी, कंटेंट देखोगे ऑर्गेनिक भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा, और वाटर भी होगा, इसमें वाटर भी होगा। तुम क्या करोगे, इसको डिहाइड्रेट कर दोगे, सनलाइट में रख दो या कैसे भी करके डिहाइड्रेट कर दो, सुखा दो, ड्राई कर दो, तो फिर ये लीफ जो होगा वो हम इसको कह रहे हैं ये ड्राई लीफ हो जाएगा। कैसा लीफ हो जाएगा? ड्राई वेट वाला लीफ, ड्राई वेट हो जाएगा। ड्राई वेट हो गया इन्हीं लीफ में। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ड्राई वेट में थोड़ा सा पिलपिला सा बना लेते हैं, ठीक है, पिलपिला सा बना लेते हैं, ड्राई वेट है। बिना पिलपिला के भी बना सकते थे, कलर भी तो चेंज किया, तो ड्राई वेट है। अब जब ड्राई वेट हो रहा, सनलाइट में डाल दिया तो डिहाइड्रेशन हो गया ना, पानी बाहर निकल गया है, पानी बाहर निकल गया है। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे एज ए कंटेंट, इसके अंदर ऑर्गेनिक चीजें बच जाएगी और कुछ इनऑर्गेनिक चीजें बच जाएगी, इनऑर्गेनिक चीजें बच जाएगी, कुछ ऑर्गेनिक चीजें बचेगी, कुछ इनऑर्गेनिक चीजें बचेगी, और इस ऑर्गेनिक चीजों को कंबशन कर दोगे, जला दोगे, यानी कि जो ये चीज है ड्राई वेट को तुमने क्या किया, कंबशन कर दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, कंबशन करवा दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया। ऑल कंबशन रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बात तो सही है। एनर्जी निकलती है यहाँ पे अक्सर कंबशन के बाद, हीट या जो भी है, लाइट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जला दिया है तो क्या बनेगा, इधर राख बन जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एशवेट, ऐश्वर्या वाली ऐश नहीं, एशवेट, राख बचा। और राख में होगा क्या, केवल इनऑर्गेनिक चीजें होगी, केवल इसमें हमें क्या मिलेगा, अब इसमें इनऑर्गेनिक चीजें मिलेगी, इनऑर्गेनिक चीजें मिलेगी, इनऑर्गेनिक चीजें मिलेगी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीजें मिलेगी, इसके अंदर केवल इनऑर्गेनिक चीज होगी। ऑर्गेनिक कहां गई, तो धुआं बन के उड़ गया। ऑर्गेनिक चीजें, इसमें जो ऑर्गेनिक थी ये CO2 बन के उड़ गया, कार्बन से बना हुआ चीज CO2 H2O बन के बाहर आ गया होगा, जो भी जला दिया हमने, और इनऑर्गेनिक मिले। और जब हम इनऑर्गेनिक में चेक किए ना, इस इनऑर्गेनिक में चेक किए कि क्या क्या है, तो हमको देखो क्या मिलता है कि जब हम इनऑर्गेनिक में चेक किए कि चलो हम इस राख को चेक करते हैं इनऑर्गेनिक में, तो हमें यहाँ पे इनऑर्गेनिक कुछ चीजें मिली। हमको यहाँ पे इनऑर्गेनिक में सोडियम मिला, जो आयन के फॉर्म में होता है, सोडियम को हम आयन के फॉर्म में लिखते हैं, सोडियम प्लस ऐसे लिखते हैं। पोटेशियम मिला, K प्लस, डबल एस नहीं होता है, कभी कभी दिमाग खराब होता है। पोटेशियम मतलब K प्लस, ठीक, कैल्शियम Ca2 प्लस, Ca2 प्लस, और देखो और क्या मिला इसमें, मैग्नीशियम भी मिला, कुछ सॉल्ट्स भी मिले, कुछ कंपाउंड्स भी मिले, ये तो आयंस थे, कुछ कंपाउंड्स भी मिले, जैसे कि NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह की चीजें मिल गई, इस तरह की चीजें हमें मिले। एनसीईआरटी में लिखा है यहाँ पे फॉस्फेट, सल्फेट, इस तरह की चीजें भी मिले। यानी कि मुझे इनऑर्गेनिक एनालिसिस से क्या क्या चीजें मिली, एक तरफ वहां पे पानी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गया ना, तो ये तो हमें नहीं मिले,
पानी लास्ट में अगर ये इनऑर्गेनिक चीजें हैं, इनके साथ ये सारी के सारी इनऑर्गेनिक चीजें हैं, इनके साथ अगर H2O को मिला दूं तो ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी देखे या छोड़ दे? रुको, एनसीईआरटी को हम कल रीड कर लेंगे थोड़ा सा, और हम टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक में बहुत सारी और भी बातें हैं। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस करने के बाद हमें क्या क्या मिला, ये सारी चीजें। ये तो खाली इनऑर्गेनिक एनालिसिस बेसिकली हमने करते किस लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए करते हैं बेसिकली। तो हमें देख लो ये सब इनऑर्गेनिक चीजें मिल गई हमको, इसीलिए हमने इनऑर्गेनिक एनालिसिस किया था। किस तरीके से किया था ये भी तुमको पता है। अब हमें एनसीईआरटी को रीड हम कल थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे, आज का भी बस थोड़ा सा एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं ताकि एक साथ कर लेंगे हम। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं मेटाबोलाइट्स की, साथ साथ में हम लोग टेबल की भी बात करते जा रहे हैं। अभी मैंने जो बनाया एसिड सोल्यूबल पूल, इनसॉल्युबल पूल, वो भी एक टेबल था। अभी मैंने ये चीज बनाया, इनऑर्गेनिक चीजों को निकाल के लेकर आया, ये भी एक टेबल था। या मेटाबोलाइट्स में भी टेबल जा रहा है। टेबल के लिए अलग से टॉपिक हम नहीं बना रहे हैं, टॉपिक के बीच में जहां जहां टेबल्स आता जाएगा उसकी हम बात करते जाएंगे। नाम है मेटाबोलाइट्स टॉपिक नेक्स्ट हमारा। मेटाबोलाइट्स हर वो चीज, हर वो पार्ट ऑफ सेल जो क्या करेगा, जो रिएक्शन में, यानी ऐसा कंपाउंड या पार्ट ऑफ सेल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मेटाबोलाइट्स। उसको कह रहे हैं कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड या फिर पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल which can take part in chemical reaction, take part in chemical reactions, chemical reactions। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटाबोलाइट्स। उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ये मेटाबोलाइट्स दो प्रकार का होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक को मैं कह रहा हूं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे को कह रहा हूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड secondary metabolites, primary metabolites and secondary metabolites। primary metabolites and secondary metabolites। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उस मेटाबोलाइट्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी में हमारी मदद करता है, यानी जिसका फंक्शन फिजियोलॉजिकल होता है, हेल्प इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। डाइजेशन एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इन चीजों में मदद करे मेटाबोलाइट्स, उन चीजों में अगर रोल प्ले करे तो हम उसे मेटाबोलाइट्स को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, यानी हेल्प इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हमारी मदद करता है, उसको हम प्राइमरी। मालूम है इसका फंक्शन क्या है, मालूम है कि हाँ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, तो हमको पता ही नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है। एग्जैक्ट आज तक
कोई पता ही नहीं लगा पाया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, इसका तो एक ही काम है फिजियोलॉजिकल। अब उसमें ना पहली बात, कुछ प्लांट में मिलते हैं, कुछ माइक्रोब्स में मिल जाते हैं, कुछ एनिमल में मिल जाते हैं, सब में नहीं मिलते सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सब में मिलेंगे, दुनिया के जितने भी जानदार है उन सब के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज आता है, इसमें अमीनो एसिड का एग्जांपल आता है, इसमें प्रोटीन के एग्जांपल आता है। तो ये तो सब में होता है, सब में है, सब में है, लिविंग बीइंग है तो सब में है। और ये ऑर्गेनिज्म के बदलने से कोई खास चेंज नहीं होता, वो तो बहुत जल्दी चेंज होता है। उसमें जो चीजें मौजूद है वो तो सब में नहीं मौजूद है, और बहुत अलग अलग जानदारों में अलग अलग तरीके का, इसीलिए उसका कोई फंक्शन फिक्स नहीं है। कोई कहता है कि उसका प्रोटेक्शन का काम है, कोई कहता है कि उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, कोई कहता है कि उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, प्रोटेक्शन है। मतलब ऐसे फंक्शन जो है नॉन आइडेंटिफाइड है, इसका जो फंक्शन है अननोन है। मैं ये कह सकता हूं कि इसका फंक्शन अब तक जो है एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाए हैं, अननोन है, अननोन है। अननोन है, इसका फंक्शन अननोन है। मे बी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ऐसे बोल देता हूं मैं, मे बी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, हो सकता है ये फंक्शन के हिसाब से प्रोटेक्टिव होंगे, हो सकता है मे बी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फॉर अस, हो सकता है हमारे लिए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता हो। कहीं कहीं के तो ऐसे हैं जिसे हम बेच के पैसा कमाते हैं, तो हम उस हिसाब से बोलते हैं कि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिकल में भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ड्रग्स इसी में आते हैं, पैसा कमाते हैं इससे, ड्रग्स से बहुत पैसा मोटा होता है। तुम बेचने मत लगना, लेकिन इलीगल है, बट पैसा बहुत होता है। मे बी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फॉर अस, हमारे लिए उसका फंक्शन इकोनॉमिकल भी हो सकता है, इकोलॉजिकल भी हो सकता है, प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। कोई एक काम कर ही नहीं रहा, मतलब अलग अलग तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग काम कर रहे हैं, ये तो एक ही काम करेगा, फिजियोलॉजिकल, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। इसके साथ एक बात और है कि नॉट मच डिफर, ऐसे करो, नॉट मच वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं तो कोई खास इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर मैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रहा हूं तो कोई खास चेंजेस इसमें आ नहीं रहा है, कोई खास चेंजेस इसमें आ नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा आएगा, हम कर देते हैं यहां पे एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन सा आएगा। तो इसमें आएगा अपना अमीनो एसिड्स आ सकता है, ठीक है, प्रोटीन आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है, स्टार्च आ सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आता है जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी में मदद करता है। इसीलिए ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में सेम ही रहता है, बॉडी फिजियोलॉजी के लिए बना है, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे काम करता है। स्टार्च, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, इस तरह की चीजें आएगा किसमें, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ये आएंगे जिसका फंक्शन ही नहीं पता, अभी तक एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन आएंगे, इसके लिए पूरा का पूरा हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। कल हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल करेंगे, और वो टेबल आपके लिए भले वो रटने का है, बट एक क्वेश्चन आज के 3-4 सालों को देखते हुए एक क्वेश्चन पक्का ही उससे पूछा जाएगा। सो हम अब कल मिलते हैं उस टेबल के साथ। आज के लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। खुश रहिए, पढ़ाई करिए, सोते मत रहिए।